उठो देखो वो आंधी आ रही है, उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है, क़यामत जो हर तरफ मंडला रही है, ज़मीन हिचकूले पीहम खा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। सोचो एक ऐसी आंधी आए जो सिर्फ मिट्टी को नहीं, इंसान के रिश्ते, जज्बात और यकीन को भी हिला दे। आज हम कैफ़ी आज़मी की एक ऐसी ही नज़म पढ़ेंगे, आंधी। ठीक है। उर्दू अदब के वो नामवर शायर जो सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं बल्कि समाज के सच का आईना भी थे। इनकी शायरी में इंसानियत, सामाजिक इंसाफ और सच्चाई की तलाश हर लफ्ज़ में महसूस होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैफ़ी आज़मी की नज़म आंधी। इस नज़म में 5 बंद है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अख्तर शिरानी की नज़म ओ देश से आने वाले बता। उस नज़म में 10 बंद थे। ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कैफ़ी आज़मी की नज़म आंधी, इस नज़म में 5 बंद है। तो सबसे पहले हम लोग कैफ़ी आज़मी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म का ख़ुलासा, एक एक बंद की तशरीह और मश्की सवाल जवाब। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको सारे सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। जब आप इत्मीनान से वीडियो देखेंगे तो आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो कैफ़ी आज़मी 1917 में पैदा हुए और 2002 में इनका इंतकाल हुआ। कैफ़ी आज़मी शबाना आज़मी के फादर हैं। ठीक है। आप शबाना आज़मी को जानते हैं, जो हीरोइन है, फिल्मी हीरोइन है। तो शबाना आज़मी के फादर कैफ़ी आज़मी हैं। ये 1917 में पैदा हुए, यानी 1970 में पैदा हुए और 2002 यानी 2002 में इनका इंतकाल हुआ। नाम अतहर हुसैन रिजवी और तखल्लुस कैफ़ी है। इनका पूरा नाम क्या है? अतहर हुसैन रिजवी और तखल्लुस कैफ़ी है। आज़मगढ़ के गांव रमजुआ में पैदा हुए। आज़मगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है रमजुआ, वही पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। इसके बाद लखनऊ के मशहूर अदारे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल हुए। उसके बाद क्या है? लखनऊ के मशहूर अदारे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल हुए, यानी वहाँ उनका एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ। कैफ़ी आज़मी को शायरी का शौक़ बचपन से था। तालिब इल्मी के ज़माने में, तालिब इल्मी यानी जब वो स्टूडेंट थे। तालिब किसे कहते हैं? स्टूडेंट को कहते हैं। जब इंसान पढ़ाई कर रहा होता तो वो स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म होता है। तो तालिब इल्म के ज़माने से तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता हो गए यानी जुड़ गए। जब वो स्टूडेंट थे, जब वो तालिब इल्म थे, पढ़ते थे, तभी से वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। कैफ़ी आज़मी कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे यानी वहाँ के मेंबर थे। इस सिलसिले में कई बार जेल गए। 1943 ईस्वी में बम्बई आ गए और यहाँ एक रिसाले कौमी जंग की मजलिस अदालत में शामिल हो गए। 1943 में वो कहाँ? बम्बई आ गए और यहाँ एक रिसाले कौमी जंग, रिसाले का नाम क्या है? कौमी जंग है। तो उसकी मजलिस अदालत में शामिल हो गए, यानी जो उसका अदारा था उसमें वो शामिल हो गए। इसके साथ ही फिल्मी दुनिया से भी इनकी वाबस्तगी रही, यानी वो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े रहे और कई फिल्मों के नगमे और मुकालमे लिखे। और कई फिल्मों के वो नगमे और मुकालमे यानी बातचीत, डायलॉग उन्होंने लिखा। इनकी शायरी के मजमूओं में झनकार जो 1945, आखिर शब 1947 और आवारे सजदे 1973, इबलीस की मजलिस शूरा दूसरा इजलास 1977 में और सरमाया शामिल है। और सरमाया क्या है? शामिल। ये सब इनके किताब के नाम है, शायरी मजमूए के नाम है, जिसमें इनकी शायरी लिखी हुई है। इसके अलावा इनके फिल्मी नगमों का मजमुआ मेरी आवाज़ सुनो 1974 यानी 1974 ईस्वी में मंजर आम पर आया। आवारा सजदे पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इनकी जो किताब है आवारा सजदे, इस पर इन्हें क्या सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया। ठीक है। ये तो थी कैफ़ी आज़मी की हालत ज़िंदगी। आइए आप पढ़ते हैं नज़म का मरकज़ी ख़याल। तो नज़म आंधी किसकी लिखी हुई है? कैफ़ी आज़मी की। ठीक है। ये नज़म जो आंधी है किसकी लिखी हुई है? कैफ़ी आज़मी की लिखी हुई है। और ये एक नज़म है। क्या है? एक नज़म है। और कैफ़ी आज़मी का पूरा नाम क्या था? अतहर हुसैन रिजवी। कैफ़ी आज़मी का पूरा नाम क्या था? अतहर हुसैन रिजवी था।
اور कैफ़ी वो तखल्लुस करते थे। ठीक है, आइए अब नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं कि नज़म किस लिए लिखा गया है। कैफ़ी आज़मी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। ठीक है, वो भी अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के हामी हैं। वो भी क्या, अदब बराए ज़िंदगी, यानी अदब से क्या ज़िंदगी का काम लिया जाए। तरक्की पसंद तहरीक में एक निकला था कि अदब बराए ज़िंदगी, यानी अदब से हम ज़िंदगी का काम ले सकते हैं, तो वो इसी नज़रिए के हामी थे। अदब बराए ज़िंदगी का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अदब से भी अपनी ज़िंदगी का काम ले सकते हैं। अदब के ज़रिए हम लोगों को क्या है, बेदार कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर एक मोटिवेशन ला सकते हैं कि तुम बेदार हो, तुम सो मत, अपना काम करो और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ, अपने देश के लिए लड़ो, मेहनत करो, मशक्क़त करो और देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करो, देश की आज़ादी में कूद जाओ। तो अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के वो हामी थे कि अदब के ज़रिए भी हम लोगों को क्या है, बेदार करेंगे। अपनी नज़म आंधी में उन्होंने अहले वतन को जंग आज़ादी में कूद पड़ने की दावत दी है। आंधी जो नज़म है उनकी, उन्होंने अहले वतन नहीं, वतन के लोग, वतन के सारे लोगों को उन्होंने जंग आज़ादी में कूद पड़ने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी की जंग है उसमें सारे लोग कूद पड़िए, यानी वतन के सारे लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लो। कुछ लोग ये नहीं सोए कि हम घर में रहेंगे, हम सोए रहेंगे और बाकी लोग तो हैं जो जंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक एक इंसान को जंग आज़ादी में हिस्सा लेना है। इन्हें ख्वाब गफलत में बेदार किया, और इन्हें क्या है, ख्वाब गफलत से बेदार किया। जो गफलत के ख्वाब में सो रहे थे इन्हें बेदार किया, यानी जगाया, और बरतानवी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ कमरबस्ता होने की तरगीब दिलाई। और बरतानवी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ कमरबस्ता होने की तरगीब दिलाई। बरतानवी और ब्रिटेन हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को क्या है, जगाया, उन्हें बेदार किया कि आपको क्या है, इनके ख़िलाफ़ लड़ना है और अपने देश को आज़ाद करना है, अपने देश को आज़ादी दिलानी है। उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ देने, ग़ुलामी का जुआ उतार फेंकने और आज़ादी हासिल करने के लिए अहले वतन को बेदार किया। और इस नज़म में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ दो और ग़ुलामी का जो हम लोग चोला पहने हुए हैं उसे उतार कर फेंक दो। यानी हम लोग ग़ुलाम बने हैं, अपने आप से ग़ुलाम बने, हम मेहनत नहीं करते हैं, मशक्क़त नहीं करते हैं कि हमें आज़ादी हासिल करना है। तो कहते हैं कि ग़ुलामी का जुआ उतार फेंको और आज़ादी हासिल करने के लिए अहले वतन को बेदार किया, यानी वतन के एक एक लोगों को बेदार किया, जगाया और ये बताया कि तुम्हारे अज़म और हौसले के सामने बरतानवी साम्राज्यत थरथरा रही है। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे जो अज़म है, तुम्हारे जो हौसले हैं, तुम जो सोचते हो, उस हौसले के सामने क्या है, बरतानवी साम्राज्यत यानी जो ब्रिटेन हुकूमत है, यानी जो अंग्रेज़ हुकूमत है, वो क्या है, थरथरा रही है। तुम इतने हौसले के साथ खड़े हो जाए कि वो तुम्हारे सामने टिक नहीं सके। नज़म के इब्तिदाई 2 बंदों में आंधी की शिद्दत और ज़ोर का जिक्र किया है। इस नज़म में आंधी के ज़रिया शायर ने क्या है, इंसान को जगाया है, झिंझोड़ा है, बेदार किया है कि तुम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ो और अपने हौसले के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने ब्रिटेन हुकूमत, जो अंग्रेज़ हुकूमत है, वो थरथरा रही है। तो नज़म आंधी में 2 बंद में उन्होंने आंधी की शिद्दत का, ज़ोर का जिक्र किया है। तीसरे बंद से इस नज़म का मरकज़ी ख़याल उभरता है। मरकज़ी ख़याल यानी किस लिए ये नज़म लिखा गया है, इसके लिखने का मकसद क्या है। तो तीसरे बंद से इस नज़म का मरकज़ी ख़याल उभरता है और वाज़ह होता है कि आंधी दर हकीकत जुल्म सितम के ख़िलाफ़ अवामी जद्दोजहद और आज़ादी के लिए इनकलाबी माहौल की अक्कासी है। और इस नज़म आंधी में हमें ये मालूम होता है कि ये नज़म लिखने का मकसद क्या है। ये वाज़ह होता, साफ़ होता है कि दर हकीकत असल में जुल्म सितम के ख़िलाफ़ हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो अंग्रेज़ जुल्म सितम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त क्या था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में और अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के साथ बहुत जुल्म करते थे। इस नज़म के ज़रिए क्या, शायर इंसान को, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उसे झिंझोड़ कर उठा रहे हैं, उसे बेदार कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लड़ो। अवामी जद्दोजहद और आज़ादी के लिए इनकलाब का माहौल की अक्कासी, यानी अवाम को क्या, जद्दोजहद करने के लिए और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए क्या है, यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, उसकी अक्कासी इस नज़म में की गई है। अब आइए नज़म का खुलासा पढ़ लेते हैं। नज़म के इब्तिदा 2 बंदों में कैफ़ी आज़मी ने आंधी का जिक्र किया है। ये क्या है, एक नज़म है और नज़म का नाम क्या है, आंधी है। और किसने लिखा है, कैफ़ी आज़मी ने लिखा है। तो ये सब बातें आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो नज़म के इब्तिदाई 2 बंदों में
कैफी आज़मी ने आंधी का जिक्र किया। ठीक है, जो आंधी आती है और आंधी आने पर क्या क्या होता है, इस 2 बंद में उन्होंने जिक्र किया है। आंधी की आमद पर उफ़क़ पर बर्क़ का लहराना, उफ़क़ यानी आसमान, यहाँ पर अलीफ होगा, ठीक है, और यहाँ होगा पे। आंधी की आमद पर उफ़क़ पर बर्क़ का लहराना, बर्क़ यानी बिजली का लहराना, चारों तरफ क़यामत का समा और ज़मीन का थराना आंधी की आमद का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, आसमान में क्या हो रहा है, उफ़क़ पर यानी आसमान पर बिजली चमक रही है, चारों तरफ क़यामत का समा है, हवा तेज़ चल रही है, ज़मीन क्या थर्रा रही है, तो ये आंधी की आमद का ऐलान कर रही है कि आंधी आने वाली है। इसलिए वो हमवतनों को जगा रहा है, और इसलिए वो क्या है, हमवतनों को यानी वतन के लोगों को जगा रहा है। वो आंधी की आमद का ऐलान कर रहे हैं। शायर क्या है, आंधी की आमद का ऐलान कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आंधी आने वाली है। वो आंधी जो मचलती झूमती हलचल मचाती आ रही है, वो आंधी जो तड़पती शोर करती दिलों को दहलाती हुई, गरजती हुई, चीखती और फितने उठाती हुई आ रही है। इसलिए वो अहले वतन को नींद से बेदार कर रहा है। शायर क्या कहता है कि वो आंधी आ रही है जो मचलती झूमती और हलचल मचाती आ रही है, वो आंधी जो तड़पती शोर करती और दिलों को दहलाती हुई, गरजती हुई, चीखती हुई आ रही है, फितने उठाती हुई आ रही है। तो ऐसी आंधी से शायर क्या अहले वतन को नींद से बेदार कर रहे हैं, नींद से जगा रहे हैं। वो आंधी जो फ़िज़ा में आतिशे परचम लहराती हुई आ रही हैं। आतिशे यानी लाल परचम, आतिश माने होता आग, यानी आग की तरह लाल परचम लहराती हुई आ रही है। ज़मीन पर आग बरसा रही है। इसके जुलूस में शोले और शरारे हैं। इसके जुलूस में कौन है, शोले हैं और शरारे हैं। इस जुलूस में क्या, शोले हैं यानी आग का शोला बरस रहा है, और शरारे हैं यानी आग की चिंगारी। आग की चिंगारी को क्या शरारे कहते हैं। वो सुनहरी रोशनी फैला रही है। ये जो जुलूस है, जो आग बरसा रही है ज़मीन पर आंधी, तो उसमें शोले भी हैं, शरारे भी हैं, और वो सुनहरी रोशनी फैला रही है। जो शोले और शरारे हैं, सुनहरी रोशनी फैला रही है। इसलिए उठ जाओ, ग़ुलामी की स्याही दूर हो रही है और तामीरी तबाही यानी आज़ादी बढ़ती चली आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ग़ुलामी की स्याही दूर हो रही है, यानी ग़ुलामी हमसे दूर हो रही है, ग़ुलामी जा रही है, और तामीरी तबाही यानी आज़ादी बढ़ी चली आ रही है। तामीरी तबाही का मतलब होता है कि जब आज़ादी हम हासिल कर रहे हैं तो हमारे घर गिर रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, आदमी मर रहा है, बहुत तबाही हो रही है। लेकिन इस तबाही के पीछे भी हमें उम्मीद है कि इस तबाही के बाद हमें आज़ादी मिलेगी। कि क्या कह रहे हैं शायर, कि तामीरी तबाही हो रही है लेकिन आज़ादी बढ़ी चली आ रही है, लेकिन इस तामीरी तबाही के बाद क्या है, आज़ादी भी मिलेगी। बरतानवी साम्राज्यत का कसर हिल रहा, कसर माने होता महल, यानी जो ब्रिटेन हुकूमत है उसका महल हिल रहा है, उसकी जो नींव है वो हिल रही है। इसलिए उठो, हुकूमत लड़खड़ा रही है, जुल्म के निशानात भी थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी अब वतन से जा रही है और आज़ादी की आमद है, इसलिए अब तो उठ जाओ। शायर कहता है ये जो ब्रिटेन की हुकूमत है वो हिल रही है, वो कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए उठ जाओ। और हुकूमत क्या लड़खड़ा रही है, उसकी हुकूमत क्या कमज़ोर पड़ रही है, जुल्म के निशानात भी थर्रा रहे हैं, जो जुल्म है ये भी थर्रा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ग़ुलामी अब वतन से जा रही है, ये जो ग़ुलामी है वो वतन से जा रही है और आज़ादी की आमद है, यानी आज़ादी आ रही है, इसलिए अब तो तुम उठ जाओ। तो शायर क्या इस नज़म के ज़रिए अहले वतन को जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं कि अब तुम उठ जाओ, अब हमारे मुल्क में क्या आज़ादी आने वाली है, ग़ुलामी यहाँ से जा रही है। ये जो ब्रिटेन हुकूमत है, जो अंग्रेज़ हुकूमत है, लड़खड़ा रही है, कमज़ोर पड़ रही है, और हमारे मुल्क में क्या है, आज़ादी आ रही है। अब आज़ादी की आमद है, इसलिए अब तुम उठ जाओ। तो इस आंधी नज़म के ज़रिए शायर क्या है, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने के लिए अहले वतन को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ो, उठ जाओ और बेदार हो जाओ। तो ये तो हमारे नज़म का खुलासा था। आइए अब अल्फाज मायने देख लेते हैं। कसर शाही यानी शाही महल, बर्क़ कहते बिजली को, निशानात सितम यानी जुल्म के निशानात, आतिशे परचम आग जैसा झंडा, मुराद सुर्ख परचम। अब आइए नज़म के इशारे की तशरीह देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें 5 बंद है। इससे पहले मैंने आपको जो नज़म पढ़ाई थी वो देश से आने वाले बता, जो अख्तर शिरानी की नज़म थी, उसमें 10 बंद थे, वो काफ़ी लंबी नज़म थी। और इस नज़म में 5 बंद है। पहला बंद हम पढ़ते हैं। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है,
क़यामत हर तरफ मंडला रही है, ज़मीन हिचकूले पे हम खा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। शायर कहता है कि उठो देखो आंधी आ रही है, उफ़क़ यानी आसमान पर बिजली लहरा रही है और क़यामत हर तरफ मंडला रही है, ज़मीन हिचकूले पे हम खा रही है यानी ज़मीन हिल रही है। पिहम का मतलब होता है मुसलसल लगातार, ज़मीनें क्या हिचकोले पिहम खा रही है यानी लगातार ज़मीन क्या है हिचकोले खा रही है, हिल रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ आंधी आ रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है। तो शायर क्या है इस आंधी के ज़रिए अपने मुल्क के लोगों को जगा रहे हैं कि देखो अब हमारे मुल्क में क्या आज़ादी आने वाली है। तो ये जो आज़ादी आ रही है इसके पीछे जो हमारी ब्रिटेन हुकूमत है वो कमज़ोर हो रही है, वो जाने वाली है। कैफ़ी आज़मी कहते हैं कि तहरीक आज़ादी के तुंद तेज़ आंधी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, यानी जो आज़ादी की तहरीक चल रही है पूरे मुल्क में फैल गई है। आसमान पर नारों की गरज और चारों तरफ गम व गुस्से का तूफ़ान, इनकलाबियों के कदमों से पूरा मुल्क काँप रहा है। वो देखो आज़ादी की आंधी तेज़ी से बढ़ी चली आ रही है, और ये जो आज़ादी की आंधी है तेज़ी से बढ़ी चली आ रही है। तो शायर क्या है इस नज़म के ज़रिए आज़ादी की आंधी की बात कर रहे हैं कि आज़ादी की आंधी अब आ रही है, पूरे मुल्क में क्या है सारे लोग खड़े हो गए हैं और उनके कदमों से पूरा मुल्क काँप रहा है और सब लोग क्या है, और आसमान पर क्या है नारों की गरज फैल गई है, चारों तरफ गम गुस्सा का इनकलाब है और पूरे मुल्क में क्या है आज़ादी की, और पूरे मुल्क में आज़ादी की तेज़ी क्या है बढ़ती चली आ रही है। आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं। मचलती झूमती हलचल मचाती, तड़पती शोर करती दिल हिलाती, गरजती चीखती फितने उठाती, उठो देखो वो आंधी आ रही है। शायर कहते हैं कैफ़ी आज़मी ने आंधी के ज़ोर शोर और तुंद व तेज़ी के मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे तूफ़ान की शिद्दत के साथ इसकी बड़ी सच्ची कलमी तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने ये लाइन पेश किया है ऐसा लग रहा है कि सही में आंधी आ रही है। मचलती झूमती हलचल मचाती, तड़पती शोर करती दिल हिलाती। जब हवा तेज़ चलती है तो ऐसे ही मचलती झूमती और हलचल मचाती आती है। हवा की तेज़ी से क्या सामान गिरने लगता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, गरजती चीखती फितने उठाती, देखो वो आंधी आ रही है। शायर ने इसका ऐसा नक्शा खींचा है कि कैफ़ी आज़मी ने आंधी के ज़ोर शोर और तुंदी व तेज़ी के मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे तूफ़ान की शिद्दत के साथ इसकी बड़ी सच्ची कलमी तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस तरह से नक्शा खींचा है कि सही माने में मालूम हो रहा है कि तूफ़ान बहुत शिद्दत से आ रही है। कहते हैं कि आज़ादी की ये आंधी मचलती झूम हलचल मचाती, तड़पती शोर करती, दिलों को दहलाती, गरजती चीखती और फितने जगाती तेज़ी से आगे बढ़ी चली आ रही है। अब यह है तीसरा बंद। फ़िज़ा में आतिशें परचम उड़ाती, ज़मीन पर आग के धारे गिराती, शरारे रोलती शोले बुझाती, सुनहरी रोशनी फैला रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। फ़िज़ा में क्या आतिशे परचम यानी लाल रंग का परचम उड़ाती हुई, ज़मीन पर आग के धारे गिराती, और शरारे रोलती शोले बुझाती यानी क्या है शरारे यानी चिंगारती फैलाती भी आ रही है और शोले बुझाती भी आ रही है। सुनहरी रोशनी फैला रही है, जो शोले फैल रहे हैं, शोले जो बिछाए जा रहे हैं उससे सुनहरी रोशनी फैल रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। फ़िज़ा में आग सी लगाई हुई गोया इसके साथ आग का झंडा है और वो ज़मीन पर बिजलियां गिरा रही हैं। इसके जुलूस आग और अंगारे हैं, चारों तरफ जोश और वलोला है, गम व गुस्सा है, वो देखो आंधी तेज़ी से बढ़ी चली आ रही है। शायर कहते हैं कि फ़िज़ाओं में क्या है आग सी लगी हुई है, गोया इसके साथ आग का झंडा हो, यानी परचम लाल रंग का आतिशे परचम यानी लाल रंग का इसके साथ झंडा हो, और वो ज़मीन पर बिजलियाँ गिरा रही हैं। इसके जुलूस आग और अंगारे हैं, इसके जो जुलूस क्या है शरारे और शोले हैं। ठीक है, चारों तरफ जोश और वलोला है, चारों तरफ क्या लोग जोश में हैं, गुस्से में हैं, गम में हैं, वो देखो आंधी बढ़ी चली आ रही है। बढ़ी आती है तामीरी तबाही, झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा से आई, जिकोले खा रहा है कसरे शाही, बला जंजीरे दर खड़का रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही। शायर कहता है कि बढ़ती आ रही तामीरी तबाही, जो हमारी तामीर हुई थी, जो हमारे घर हैं दरो दीवार हैं वो गिर रहे हैं। झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा से आई, और ये जो नूर की रोशनी है वो झुकी पड़ती है,
झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा सिहाई, यानी नूर की रोशनी है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। झिकोले खा रहा है कसर शाही, कसर यानी तो महल, कसर शाही यानी शाही महल क्या है, झिकोले खा रहा, हिल रहा है। बला जंजीरें दर खड़का रही है, जो बला है आंधी की बला है, दर यानी होता दरवाज़ा, दरवाजे के जंजीर को खड़का रही है, हिला रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है। शायर आज़ादी की इस जंग में हो रही तखरीब और तबाही को तामीरी तबाही करार देते हैं। शायर कहते हैं कि ये जो तखरीब और तबाही हो रही है, जो हमारे मुल्क में तबाही हो रही है आंधी की वजह से या आज़ादी की वजह से तबाही हो रही है, तो तबाही को करार देते हुए कहता है कि मुल्क आज़ादी के दहाने पर आ पहुंचा है और ग़ुलामी का अंधेरा दूर होने वाला है। बरतानवी साम्राज्यत के महल डगमगाने लगे हैं। जो बरतानवी हुकूमत है, ब्रिटेन हुकूमत जो है वो डगमगाने लगी हैं और इनके कदम क्या उखड़ने लगे हैं, उखड़ चुके हैं। ग़ुलामी की जंजीरें टूटने के करीब हैं क्योंकि आज़ादी की आंधी तेज़ी से बढ़ी चली आ रही है। तो इस आंधी के ज़रिया शायर ने क्या है, आज़ादी की आंधी को बताया है कि आज़ादी की आंधी कैसे तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है। बंद पाँच है निशानात सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी अब वतन से जा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही। शायर कहता है कि जो निशानात सितम है वो थर्रा रहे हैं, जो जुल्म सितम हो रहे थे वो भी थर्रा रहे हैं, काँप रहे हैं। हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं, अलम यानी झंडा, जो हुकूमत का अलम है झंडा वो भी थर्रा रहा है क्योंकि जो ब्रिटेन हुकूमत है वो अब जा रही है, वो कमज़ोर हो गई है, तो उसका झंडा भी क्या थर्रा रहा है। ग़ुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, जो ग़ुलामी हम पर थी उसके कदम भी थर्रा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग बहुत मजबूत हो गए हैं, अपने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अहले वतन क्या है, जोश व खरोश में है और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ग़ुलामी के कदम क्या थर्रा रहे हैं, काँप रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ग़ुलामी अब वतन से जा रही है और ये जो ग़ुलामी अब वतन से जा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है, वो आंधी आ रही है। और ये किस चीज़ की आंधी है, ये आज़ादी की आंधी है। हम क्या है अब तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, जोश व खरोश के साथ अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है, ग़ुलामी अब वतन से जा रही है और आज़ादी की आंधी अब आ रही है। बरतानवी साम्राज्यत और अंग्रेज़ जिन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, आज वो काँप रहे हैं। हुकूमत के झंडे काँपने लगे हैं। अलम मैंने बताया आपको झंडे, तो हुकूमत के जो झंडे हैं काँपने लगे हैं। ग़ुलामी का कदम भी काँप रहे हैं। ये जो ग़ुलामी है अब ग़ुलाम भी काँप रही है और हमारे मुल्क से जा रही है। अब हिंदुस्तान से ग़ुलामी जा रही है क्योंकि आज़ादी की तुंद तेज़ आंधी ने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया। क्योंकि जो आज़ादी की आंधी है ये क्या है, पूरे मुल्क में फैल चुकी है और इस आंधी ने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है और हमारे मुल्क में क्या आज़ादी आ रही है। तो ये तो आंधी नज़म के हर बंद की तशरीह थी। अब आइए मश्की सवाल और जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो है हाइप का बटन। आप जैसे ही मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करते ही एक हाइप का बटन आएगा, आप उसे हाइप कर देंगे। उससे मुझे क्या कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरे वीडियो को कुछ आगे भेजा जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मश्की सवाल और जवाब देख लेते हैं। उफ़क़ पर बर्क़ सी लहराने से शायर की क्या मुराद है? तो हम जवाब देखेंगे। शायर की मुराद है आज़ादी की चमक, जो आज़ादी के आने की खबर दे रही है। मुराद यही है कि अब आज़ादी के इम्कानात पूरा वाज़ह हो चुके हैं और मुस्तक़बिल रोशन है, आज़ादी मिलने वाली है। उफ़क़ पर बर्क़ से लहराने से शायर की क्या मुराद है? यानी उफ़क़ यानी आसमान और बर्क़ यानी बिजली। तो आसमान पर बिजली से लहराने से शायर की क्या मुराद है? तो शायर की मुराद है कि आज़ादी की चमक। ठीक है, आसमान पर जब बिजली का रास्ता तो उसमें चमक आती है, तो ये क्या आज़ादी की चमक है जो आज़ादी के आने की खबर दे रही है। मुराद यही है कि अब आज़ादी के इम्कानात पूरा वाज़ह हो चुके हैं, यानी अब आज़ादी हमें मिलकर रहेगी। इसके क्या है इम्कानात, यानी इम्कान पूरे हैं। मुस्तक़बिल रोशन है, आज़ादी मिलने वाली है। ठीक है। सवाल 2 है, आंधी आने के क्या क्या आसार नज़र आते हैं? तो जवाब लिखेंगे। उफ़क़ पर बिजली का लहराना, हर तरफ क़यामत का मंडलाना, ज़मीन का लगातार हिचकोले खाना, आंधी की आमद का
اعلان کر رہے ہیں. یہ جو افق پر بجلی لہرا رہی ہے اور ہر طرف قیامت کا منڈلانا، زمین کا لگاتار ہچکولے کھانا، پیہم مانے ہوتا لگاتار، آندھی کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں، جو چیختی، جھومتی، ہلچل مچاتی، تڑپتی، شور کرتی، گرجتی اور فتنے اٹھاتی، آتش پرچم لہراتے ہوئے زمین پر آگ برساتی، شرارے اٹھاتی اور شعلے بجھاتی تیزی سے چلی آ رہی ہے. تو بچوں، میں نے آپ کے لیے کلاس 10 کے لیے گائیڈ بک تیار کیا ہے اور اس کا نام ہے اردو کی روشنی. جو بچے کلاس 10 میں ہیں، CBSE بورڈ کورس A پڑھتے ہیں اور نوائے اردو اور گلزار اردو پڑھتے ہیں، یہ کورس میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اس میں نوائے اردو کی بھی پوری سب کچھ شامل ہے، سوال جواب، نظم، غزل، جو بھی ہے سب کچھ میں نے کروایا ہے، اور گلزار اردو کا بھی پورا سوال جواب اور مرکزی خیال، خلاصہ ہر کچھ اس میں تیار ہے، آپ کو ملے گا. تو یہ بک آپ کو 149 روپیز میں آپ کو ملے گی. یہ آپ کو میں PDF فارم میں دوں گی. اگر کوئی بھی یہ PDF لینا چاہتا ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، اور آپ کو صرف 149 روپیز لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ 149 روپیز لگیں گے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کریں اور میں آپ کو اس کا پورا PDF دے دوں گی. تو یہ تو حصہ نثر ہے. حصہ نثر میں جو بھی سوال و جواب ہے وہ سارا میں نے کروایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں حصہ نظم ہے، گلزار اردو ہے، سب کچھ اس میں نے کروایا ہے. یہ PDF چاہیے آپ کو، یہ PDF فارم میں ملے گا. آپ اس کو PDF کو کیا ہے، فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں. تو اس کو میں آپ کو PDF فارم میں دوں گی. اگر آپ کو چاہیے تو یہ اس نمبر پر ہمیں کانٹیکٹ کریں. صرف آپ کو 149 روپیز میں یہ کورس ملے گا، ٹھیک ہے. آئیے آپ سوال 3 دیکھتے ہیں. تعمیری تباہی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو ہم جواب لکھیں گے تعمیری تباہی سے شاعر کی مراد ہے وطن عزیز کی آزادی، جس کے حصول میں ہندوستانیوں کا، کیونکہ جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی، جدوجہد چل رہی تھی، اہل وطن کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، تو ہمارے ملک میں کیا بہت جانی و مالی نقصان ہوا. جانی یعنی جان کا نقصان، مالی یعنی مال کا نقصان، گھر کا، ہمارے جانور کا، ہمارے کھیت کا بہت نقصان ہوا. وطن کے املاک تباہ و برباد ہو گئے. جو وطن کی چیزیں تھیں، وطن کے املاک یعنی وطن کی جو چیزیں تھیں، جو بہت سارے بلڈنگ بنے ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں بنی ہوئی تھی، وہ بھی کیا تباہ و برباد ہوئی ہیں. لیکن اس تباہی کے پیچھے تعمیر یعنی آزادی کا ملنا پوشیدہ تھا. یعنی اس تباہی کے پیچھے تعمیر یعنی آزادی کا ملنا پوشیدہ تھا، یعنی چھپا ہوا تھا. تو یہ تو ہماری تعمیری تباہی کا مطلب ہو گیا. آئیے اب عملی سرگرمیاں اب دیکھ لیتے ہیں. اس نظم کو زبانی یاد کیجئے، ٹھیک. آپ کو ایک دیا گیا ہے. دوسرا ہے درج ذیل لفظوں کو جملے میں استعمال کیجئے. فتنے، شرارے، زنجیر اور علم. علم معنی کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا. فتنے، وہ ہر دم نئے نئے فتنے کھڑا کرتا رہتا ہے. شرارے کا جملہ کیا بنے گا؟ آگ کے بےتاب شرارے سردیوں میں بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ جو باریک باریک چنگاری ہوتا ہے اسے شرارہ کہتے ہیں، آگ سے جو چنگاری نکلتی ہے. تو آگ کے بےتاب شرارے سردیوں میں بڑے اچھے لگتے ہیں. جنزیر کا کیا ہوگا؟ پاگلوں کو موسم بہار میں جنزیروں سے باندھا جاتا ہے. علم، یہاں ہے علم، ٹھیک ہے. یہاں ہے علم. علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہوگا علم. تو علم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کے لیے محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا پاؤں گی. تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں. ابھی میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں، میں بالکل پسینے سے تر ہو چکی ہوں. میرے آنکھ سے، آئیبرو سے، ہر جگہ سے کیا پسینے ٹپک رہے ہیں. کیونکہ جب ویڈیو بناتی ہوں تو پنکھا بند کر کے بناتی ہوں، کیونکہ پنکھا چلنے سے آواز بہت زیادہ کیچ ہوتی ہے. تو پنکھا بند کر کے اس موسم میں ایسے حالات میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پسینے آتے ہیں. پھر بھی میں آپ کے لیے، آپ بچوں کے لیے بہت محنت کرتی ہوں. تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب تو لازمی کر دیجئے، ٹھیک ہے. اب آئیے دیگر سوالات میں دیکھ لیتے ہیں. کیفی اعظمی کی نظم نگاری کا جائزہ لیجئے. تو کیفی اعظمی کی نظم نگاری میں ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے نظم آندھی کا تنقیدی جائزہ لیجئے.
تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی. اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ویڈیو روک کر اسے دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی. اللہ حافظ.